हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका डेरिवेशन है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का सूत्र देखेंगे और क्या देखेंगे, सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है, टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन तीनों में संबंध का सूत्र भी देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये जान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी फंसते हैं और इनकी परिभाषाएं भी पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मस्त टॉपिक है, अच्छे से समझना, वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपका सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध। सबसे पहले समझते ये क्या होते हैं, फिर इस पे संबंध का डेरिवेशन देखेंगे कि इस पे कौन सा संबंध होता है, कौन सा सूत्र इसका होता है। ठीक है, सबसे पहले तीनों की परिभाषाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, और एक चीज़ जान लो, अगर आप लोगों को इस चैप्टर 3 के पूरे जितने भी अभी तक वीडियो हो चुके हैं आपने नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देख सकते हो। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी चैप्टर के वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आज शुरू करते हैं आपका। सबसे पहले सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ते हैं, फिर टर्मिनल विभवांतर और फिर आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगी है सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, या कह सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल। परिभाषा पढ़ो, एकांक आवेश को, ध्यान समझना, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझना, मान लो आपका कोई परिपथ होता है। ठीक है, परिपथ में ये मान लो आपके पास कोई परिपथ है। ठीक है, परिपथ देखो हम बना रहे, मान लो यहाँ पे कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इस टाइप से। ठीक है, नीचे आए हम, यहाँ पे हमने एक सेल जोड़ दिया। ठीक है, ये मान लो इसका सेल का प्लस है, ये इसका माइनस है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ दिया ये आपका। ठीक है, इसका नाम दे दिया कैपिटल आर, ये हो गया विद्युत वाहक बल ई इस सेल का, और ये हो गया स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आई धारा बह रही, ये हमने एक क्या बना दिया, एक परिपथ बना दिया। इस टाइप से जो बंद होता है उसे परिपथ बोला जाता है। ठीक है, अब कहा गया कि एकांक आवेश, मान लो हम यहाँ पे एकांक आवेश को, ठीक है, जो एकांक आवेश क्यों होगा उसको अगर हम पूरे परिपथ में यहाँ से लेके पूरे सेल सहित प्रवाहित करें तो सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होगी, ठीक है, ध्यान समझना, अगर हम एकांक आवेश को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे परिपथ में प्रवाहित करें और सेल सहित, मतलब सेल को भी इसमें लेना, मतलब यहाँ से लेके पूरा प्रवाहित करें, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो होगी उसे सेल का विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। ठीक है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो होगी उसे सेल का विद्युत वाहक बल ई कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देख सकते हो, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप बात करें अगर इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है ई इक्वल टू W अपॉन में Q, ये इसका सूत्र होता है E इक्वल टू W अपॉन में Q। ठीक है, E इक्वल टू W अपॉन Q ये सूत्र होता है सेल के विद्युत वाहक बल का, क्योंकि आपसे परिभाषा कही गई थी एकांक आवेश, तो आवेश होगा इस पे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कहो या कार्य कहो, कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो W यहाँ पे कार्य है, Q है आवेश और E है सेल का विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर से आया E इक्वल टू W अपॉन Q, जहाँ E सेल का विद्युत वाहक बल, W ऊर्जा या कार्य है, Q है आवेश। ठीक है, आप बात करें सेल के विद्युत वाहक बल का सूत्र तो हो गया ये। आप मात्रक भी यहाँ पे देखो छोटा सा लिखे दे रहे हैं, मात्रक, ठीक है, छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं। मात्रक जो इसका हो जाएगा, देखो W क्या होता है, जूल, W होता है कार्य या ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जूल, और बटे में Q क्या होता है, देखो, और यहाँ पर से लिखे तो थोड़ा पूरा मात्रक हटा जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मात्रक। ठीक है, मात्रक की बात करें विद्युत वाहक बल की, तो E का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो W होता है कार्य या ऊर्जा, उसका मात्रक होता है जूल, और Q क्या होता है आवेश, तो जूल प्रति कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, तो जूल प्रति कूलाम। या दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, या दूसरा मात्रक, ठीक है, या दूसरा मात्रक वोल्ट,
दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो ये दो मात्रक हैं, पहला जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा जूल, पहला जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। तो इसको इस टाइप से बंद कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। पहला मात्रक इस सूत्र से ही बन गया क्योंकि W आपका कार्य या ऊर्जा है जिसका मात्रक जूल होता है, और Q आपका आवेश है जिसका मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा थी सेल के विद्युत वाहक बल की कि आपका एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे में प्रवाहित करने पर जो मतलब जो सेल द्वारा ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। पढ़ सकते हो, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर W/Q मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। अब बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर। अगला नंबर टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर, तो इसकी परिभाषा पढ़ लो। किसी परिपथ के दो बिंदुओं, ध्यान समझना इस पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मान लो किसी परिपथ में दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच अगर जो विभवांतर होगा उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। कह रहा है किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। और विद्युत वाहक बल पे क्या था, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पे जो आपका ऊर्जा होती है सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, उसे सेल का विद्युत वाहक बोलते हैं। और इसमें क्या कहा गया, किसी परिपथ है, मान लो कोई परिपथ है उसमें दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं के बीच में आपका आवेश एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र आपका सेम ही हो जाएगा, V बराबर W/Q, क्योंकि कार्य आपका W ही होगा, आवेश Q हो जाएगा, और मात्रक भी सेम हो जाएगा, यही वाला जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। मात्रक भी सेम हो जाएगा। तो ये चीज़ है आपका टर्मिनल विभवांतर। तो आशा करते हैं टर्मिनल विभवांतर की भी परिभाषा समझ में आई। अब बात करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो यहाँ पे समझते रहना, ये आर जो प्रतिरोध था, यहाँ पे ये जो है ई का, ये जो ई है ये सेल का विद्युत वाहक बल है, और दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, ठीक है। मान लो परिपथ में दो बिंदु हैं, उसमें अगर आपको आवेश उन दोनों बिंदुओं के बीच में प्रवाहित करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच जो आवेश प्रवाहित होगा उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। तो अभी सूत्र बना V = W/Q। अब बात है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। तो आप ये देखा करो, सेल के बगल में जो भी प्रतिरोध लगाओ, सेल के जस्ट बगल में जुड़ा हुआ जो भी प्रतिरोध लगाओ उसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल r। पढ़ो परिभाषा, सेल का घोल, जो सेल होता है उसका जो घोल होता है, क्योंकि सेल जो होता है विद्युत अपघट्य विलयन में ही बनेगा जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, एनोड कैथोड। तो वही चीज़ है कि सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब सेल का जो घोल होता है, अगर मान लो वैद्युत धारा बह रही है, उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है या अवरोध उत्पन्न करता है उसे ही प्रतिरोध बोला जाता है। तो सेल की बात है तो सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध ऑफ सेल, मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों परिभाषाएं हो गई, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। परिभाषा कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, आप तीनों पे संबंध देखते हैं कि आपका जो E है, V है और स्मॉल r है, इन तीनों पे संबंध, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट कर लो, आप देखते हैं संबंध को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो सब लोग, आप इसको हम इरेज कर देंगे पूरा, ठीक है। तो अब भैया बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का सूत्र, एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हो ये हमने एक छोटा सा चित्र बनाया है, इस चित्र को समझने का प्रयास करो। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऊपर देखोगे ये एक परिपथ है, ये क्या बना हुआ है, एक परिपथ बना हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है। इस पे देखोगे तो ये जो आपको ई दिख रहा है, ये हमने क्या लगा रखा है, एक सेल लगा रखा है, इस टाइप से हमने एक सेल जोड़ दिया, ये सेल का प्लस ये माइनस, ठीक है। ये सेल का देख सकते हो प्लस है, ये माइनस है। और यहाँ पे आपसे बताया था सेल के बगल में जो भी प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बोलते हैं। तो सेल के बगल में एक
छोटा सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जिससे हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बता दिया। अब इसके आगे देख सकते हो हमने इस टाइप से डैश डैश कर दिया जिससे ये एकदम साफ दिखे। ठीक है, आप नीचे देखोगे यहाँ पे हमने एक विभवांतर V जोड़ रखा है, नीचे आओगे एक प्रतिरोध R है और कुंजी K है। ठीक है, आप जब यहाँ पर से कुंजी देखो, कुंजी का क्या कार्य होता है, अगर आप कुंजी को यहाँ पे लगा दोगे या कुंजी को दबा दोगे तो यहाँ पर से धारा I प्रवाहित होने लगती है, और कुंजी अगर बंद कर दोगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये कार्य होता है कुंजी का। ठीक है, तो कुंजी लगा दो, धारा बहने लगी। ठीक है, अब ये जो चित्र पे आपने बनाया यही चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है। हमने लिखा माना ई विद्युत वाहक बल R आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को एक कुंजी के द्वारा किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, ई विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध वाले एक सेल को, एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और उसका विद्युत वाहक बल E है, तो हमने लिखा माना कि आपका ई विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध वाले एक सेल को हमने एक बाह्य परिपथ, ये हमने क्या किया, इसको एक सेल को एक परिपथ से जोड़ दिया जिसमें प्रतिरोध R लगा हुआ है। ठीक है, हमने लिखा माना ई विद्युत वाहक बल R आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को एक कुंजी के द्वारा किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध R है। ठीक है, एक बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। ये R जो होगा ये प्रतिरोध है और स्मॉल r जो है आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब कहा गया कुंजी को बंद करने में परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। हमने बताया जैसे कुंजी K, ये जो K है कुंजी है, कुंजी K को बंद करोगे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। माना बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V है। मान लो कि ये जो बाह्य प्रतिरोध R है इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V है। ठीक है, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है V है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मान लेना है। आप देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात करना है टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। हम यहाँ से कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो ये एक आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r और ये बाहर एक प्रतिरोध लगा है R, तो दोनों प्रतिरोधों को जब जोड़ देंगे तो हमें कुल प्रतिरोध मिल जाएगा। तो यहाँ पर से बराबर में क्या आ जाएगा, आपका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस ये वाला प्रतिरोध परिपथ का प्रतिरोध R। तो यहाँ पर से परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालोगे तो आपका ये आंतरिक प्रतिरोध और इसको जोड़ के जो आएगा वही परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर से निकला परिपथ का कुल प्रतिरोध। आप क्या करते हैं, हम निकालते क्या है, यहाँ से हम निकालते हैं इस पूरे सेल में, मतलब इस पूरे परिपथ में धारा। हम लिखते हैं यहाँ पे अब परिपथ में धारा, परिपथ में, ठीक है, परिपथ में धारा। ठीक है, आप क्या निकालेंगे, परिपथ में धारा निकालेंगे। तो धारा का सूत्र सबको पता है, आई बराबर क्या होता है। ठीक है, धारा आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, ये वाला सूत्र होता है आई बराबर V अपॉन R, V बराबर आई आर। ये सूत्र सबने पढ़ रखा है, ओम का नियम, आई बराबर V अपॉन R या V बराबर आई आर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे V का प्रयोग नहीं करना, यहाँ पे सेल की बात हो रही इसलिए आपको सेल का विद्युत वाहक बल लिखना है। तो परिपथ में धारा आई बराबर, वहाँ पे V होता है, यहाँ पे आपको सेल का विद्युत वाहक बल E रखना है। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, परिपथ में धारा I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये आपका सूत्र होगा और यहाँ से बन जाएगा I बराबर विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं। ठीक है, और कुल प्रतिरोध कितना आया है, ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पर से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी I बराबर E बटे में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, ध्यान से समझो, हम कह रहे हैं I बराबर होता है V अपॉन R। V भी एक प्रकार का विभवांतर होता है, लेकिन यहाँ पे सेल की बात हो रही है इसलिए I बराबर लगा सूत्र सेल का विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E है और कुल प्रतिरोध हमने पहले निकाल लिया स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसे चाहो तो समीकरण 1 बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ अब हमने यहाँ पे कुल प्रतिरोध रख दिया, विद्युत वाहक बल रख दिया। आप देखो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आई बराबर आया है E बटे में R प्लस R। आप चाहो तो ये जो नीचे स्मॉल r प्लस कैपिटल R है इसका इस साइड गुणा कर लो, तो I का स्मॉल r से गुणा होगा तो I R प्लस I का कैपिटल R से गुणा तो I कैपिटल R बराबर E। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा।
ध्यान से देखो क्या हुआ, ये जो नीचे वाला पद था स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये जो नीचे भाग पे इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो आई का गुणा स्मॉल आर से आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई का गुणा कैपिटल आर से तो आई इंटू कैपिटल आर बराबर ई। ठीक है, तो यहाँ पर से आ चुका है आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो ई बराबर आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये चीज़ आपका आ चुका है ना, आई स्मॉल आर और आई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आ चुका है ई बराबर सूत्र। ठीक है, आप बात करें हमें निकालना है क्या क्या, सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए ई होना चाहिए, और उसमें टर्मिनल विभवांतर V होना चाहिए, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, आपको क्या नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा है सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर V यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है, लिख देना है चूंकि V बराबर, ओम का नियम लगाओ, V बराबर आई इंटू आर, यही तो होता है V बराबर आई इंटू आर। तो आपको यहाँ पे जो आई इंटू आर रखा है इसकी जगह रख देना V। ठीक है, V है विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर अब सूत्र हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर प्लस इस V की जगह आई आर की जगह V रख दो, तो यहाँ पर से E बराबर V प्लस आई आर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो E बराबर V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यही आपका है सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, ये दो सूत्र आते हैं, V बराबर E माइनस आई आर या E बराबर V प्लस आई आर, लिख देना। यही सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का सूत्र है। ठीक है, तो सिंपल सा इस टाइप से आप निकाल सकते हो। देख सकते हो ई बराबर यहाँ पे आया था, यहाँ पे ऊपर वाले में देखो ई बराबर आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। आई इंटू कैपिटल आर की जगह लिख सकते हो V, क्योंकि V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पर V लिख दिया। अब आई इंटू स्मॉल आर है तो आई इंटू स्मॉल आर आ गया, तो ई बराबर आई इंटू स्मॉल आर प्लस V, हमने इसे सही से लिख लिया, तो ई बराबर V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अब अगर V के पदों में निकाले तो V को उधर ही रहने दो, ये जो आई आर प्लस का इसे इधर ले लो, तो E माइनस आई आर। तो दो फॉर्मूले इस टाइप से बन जाते हैं, है एक ही, E बराबर V प्लस आई आर और V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका सेल के विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध। ठीक है, तो सिंपल सा था, सबसे पहले प्रतिरोध कुल निकालो, धारा निकालो और तुरंत आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये समझ में आया, तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से आपकी मस्त तैयारी चल रही है क्लास 12 फिजिक्स की भी और क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, उससे जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे ही अगला कोई वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, टॉपिक कंप्लीट है आपका।